नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आई हूँ एक नई कहानी के साथ। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। और अगर अभी आपको मेरी कहानियाँ नहीं भी पसंद आ रही तो कोई बात नहीं, किसी वक्त बाद या कुछ वक्त बाद ज़रूर पसंद आएंगी। आज मैं एक कहानी लाई हूँ जो हमारे बदलते हुए रिश्तों की, बदलते हुए परिवेश में रिश्तों की अहमियत, या यूं कहें कि आपसी प्यार, हर चीज़ को सवालों के कटघरे में खड़ा कर देती है। और रिश्तों की परिभाषाएं किस तरह परिवर्तित होती है बदलते हुए समाज में, वो दिखाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज खाने की मेज़ पर अरसे बाद पिंकी चहक रही थी। पीएमटी की परीक्षा बहुत अच्छे से संपन्न हुई थी। इतने दिनों तक एक तनाव सा था, घर में भी और बच्चों के मन पर भी। प्रसन्ना का सेकंड सेमेस्टर परसों ही पूरा हुआ था। आज पिंकी भी फ्री हो गई और प्रसन्ना भी। अब रिजल्ट की चिंता कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर दी गई थी और जश्न मनाया जा रहा था। खाने की मेज़ पर उसी की प्लानिंग चल रही थी। तरह तरह के सुझाव और तरह तरह की फरमाइशें चल रही थी। इसी बीच मिस्टर प्रसाद ने बच्चों के उत्साह पर ब्रेक लगाते हुए कहा, तुम लोग शायद भूल रहे हो, मेरे ऑफिस में समर वेकेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो आप आराम से घर में बैठे रहिए, बच्चों की माँ ने तुनक कर कहा। लेकिन मैं 10-15 दिनों के लिए कहीं ज़रूर जाऊंगी। आपको तो दफ्तर के अलावा कुछ सूझता नहीं, और इन दोनों की टेंशन मैंने अकेले ही झेली है, इसलिए मुझे तो ब्रेक चाहिए। मैं सोच रहा था, मिस्टर प्रसाद ने झिझकते हुए कहा और चुप हो गए। क्या सोच रहे थे आप कह भी डालिए। यही कि इस शनिवार इतवार सागर जाकर बाबूजी को लेवा लाता हूँ। ओ नो, बच्चों ने कोरस में कहा। तो माँ ने उन्हें अपनी आंखें दिखाकर डांट दिया और बोली, इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ, उन्हें गए 2 महीने से ऊपर हो गए हैं। इतने दिन वे बेटी के घर कभी रहे हैं? क्या पापा, आप भी बेटा बेटी करने लगे हैं? ये सब पुरानी बातें हैं। अपने लिए होंगी पुरानी बातें, पर बाबूजी तो पुराने ढर्रे के व्यक्ति हैं, उनके लिए बहुत महत्व रखती हैं। अब इस उम्र में यह आशा करना कि वो अपनी सोच बदल लेंगे बेकार है। ये तो ठीक है कि माया ससुराल से अलग अकेली रहती है, इसलिए 2 महीने वहाँ टिक भी गए। छाया के यहाँ तो उसके सास ससुर जेठ देवरों के बीच 2 दिन भी नहीं रह पाते। बच्चों ने फिर बहस नहीं की, चुपचाप खाना खाकर उठ गए। पत्नी ने टेबल समेटते हुए पूछा, सुनिए, क्या इसी हफ्ते जाना बहुत ज़रूरी है? वे मिस्टर प्रसाद अपनी पत्नी को प्रश्नार्थक नज़रों से देखने लगे। नहीं, मैं सोच रही थी कि बच्चे थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते, और अभी तो बेचारे फ्री हुए हैं। बच्चों के रिलैक्स होने के लिए कौन मना कर रहा है? आप समझते नहीं हैं, बड़े बुजुर्ग घर में होते हैं तो थोड़ा सा बंधन हो जाता है। बच्चे हंसने बोलने के ऊपर बच्चों के, और खाने पीने पर बंदिश लग जाती है। तो तुम चाहती हो बाबूजी को वहीं रहने दूं? इस बार मिस्टर प्रसाद का स्वर थोड़ा सख्त था। पत्नी ने नरमाई से बोला, नहीं, मतलब मेरा मतलब था कि 8-10 दिन और सही, फिर तो हम ही को। और ये कहते कहते चुप हो गई। अब वो तय नहीं कर पाई कि वो ये कहें कि उन्हें ही झेलना था या उन्हें ही भुगतना था। कई बार कुछ अनकहे शब्द भी बहुत कुछ कह जाते हैं। मिस्टर प्रसाद भी उन अनकहे शब्दों को बहुत अच्छे से समझ चुके थे। उन्हें खीज हो चुकी थी उनके पत्नी और उनके बच्चों के व्यवहार से, जो उनके पिताजी से नफरत सी करते थे। और वो पहली बार अपने आप को बहुत ही असहाय और बहुत ही निरुपाय महसूस कर रहे थे। यानी उनके पास कोई उपाय नहीं था। कितनी हसरत थी, कितनी उमंगें थी जब वो बाबूजी को पहली बार यहाँ लाए थे। यूँ तो माँ की मृत्यु के बाद ही उन्हें लाने का मन था,
पर साल भर तक बाबूजी गांव से हिले ही नहीं। प्रसाद जी ही दौड़ दौड़ कर बार बार गांव जाते रहे और बाबूजी की खोज खबर लेते रहे। हर बार बाबूजी ज़्यादा थके हुए, ज़्यादा कमज़ोर और ज़्यादा टूटे हुए नज़र आए। यह स्वाभाविक भी था। 40-45 साल का साथ माँ के जाने से एकाएक छूट गया था। फिर बाबूजी के मित्र भी कहने लगे थे, प्रसाद बेटा, अब अपने पिता को अपने पास ही रख लो। बुढ़ापे का शरीर है, देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। माँ की बरसी के बाद बाबूजी की एक नहीं सुनी गई। जिद करके प्रसाद जी और उनका परिवार उन्हें अपने साथ भोपाल ले आए। बेटे के साथ साथ बहू और बच्चों ने भी बहुत जिद की थी। तब बाबूजी राज़ी हुए थे और बहुत ही जल्दी ऐसा एहसास होने लगा था कि स्वागत का जो वो भाव था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा था। यूं तो बाबूजी बहुत ही शांत प्रकृति के थे और उनकी ज़रूरतें बहुत ही थोड़ी थी। इधर उधर दखलंदाजी की उनकी आदत भी नहीं थी। फिर भी है तो इंसान ही। घर में उनकी उपस्थिति अब महसूस होने लगी थी और सबसे बड़ी समस्या थी सोने की। इससे पहले बाबूजी जब भी आए माँ साथ होती थी। दोनों एक दूसरे का ख्याल रख लेते थे। 8-10 दिन की बात होती थी, कुछ ना कुछ व्यवस्था हो जाती थी। थोड़ी सी भी असुविधा तब कभी नहीं अखरती थी। बच्चे छोटे थे तो दादा दादी के प्यार के लिए भी उत्सुक रहते थे। बल्कि तब दोनों बच्चों में होड़ लगा करती थी कि कौन दादा दादी के पास सोएगा। पर अब स्थितियां बदल गई थी। बच्चे बड़े हो गए थे। दोनों के पास अपने अपने कमरे थे। तीसरा कमरा प्रसाद जी और उनकी पत्नी का था। कुछ दिन पिंकी अपनी माँ के पास सोई और प्रसाद जी बाबूजी के साथ एक कमरे में सोए। पर यह व्यवस्था तो स्थायी या यूं कहें परमानेंट नहीं हो सकती थी। तो बाबूजी को भी अच्छा नहीं लगा कि पिंकी बड़ी हो गई है और वो अपनी माँ के साथ कमरे में सो रही है। इसलिए बाबूजी को प्रसन्ना के कमरे में सुलाया गया। तब भी बहुत असुविधा हुई और प्रसन्ना को देर रात तक जागने की आदत होती थी, तो बाबूजी परेशान हो जाते थे। अंततः बाबूजी की व्यवस्था हॉल में कर दी गई। इस 3 बेडरूम वाले घर में बाबूजी के लिए बस यही जगह बची थी। दीवान पर आराम से सो जाते थे। वहीं पर उसी के आसपास बाबूजी की पानी, दवाइयाँ, मफलर, टॉर्च, टोपी, जूते, हर चीज़ का इंतज़ाम किया गया था। हाँ, ये बात अलग है कि सुबह नौकर के आने तक वो कमरा बैठने लायक नहीं रहता था। और सबसे बड़ी समस्या थी टॉयलेट की। क्योंकि बुढ़ापे का शरीर था तो बाबूजी रात को बहुत बार उठते थे, तो हमेशा उन्हें प्रसन्ना के कमरे का ही आश्रय लेना पड़ता था और इस वजह से प्रसन्ना भी खींच उठता था। अब तो स्थिति ऐसी आ गई थी कि बाबूजी जो घर के बड़े थे वो उन्हीं बच्चों के लिए, उनकी बहू के लिए अझेल हो गए थे। यानी अब उन्हें झेलना मुश्किल हो चुका था। इसलिए प्रसाद जी ने एक दिन चुपचाप अपनी छोटी बहन को फ़ोन किया और कहा बाबूजी को ले जाए। कारण उन्होंने कुछ और बताया। उन्होंने कहा बच्चों की परीक्षा है और बच्चों की परीक्षा के बाद वो खुद ब खुद पिताजी को लेने चले आएंगे। बाबूजी के जाने के बाद मिसेस प्रसाद देर रात तक टीवी देखती, सुबह आराम से उठती और कभी उनकी मालिश वाली आती तो कभी मेहंदी वाली आती, कभी उनकी किटी पार्टीज चलती। तो इस तरह बाबूजी के जाने के बाद सब लोग अपनी आज़ादी का आनंद ले रहे थे। बाबूजी के जाने के बाद मिस्टर प्रसाद ने काफ़ी बार सोचा कि वो बाबूजी को फ़ोन लगाएं, पर उनकी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि उन्हें यही लगता था कि कहीं बाबूजी ने वापस आने को बोल दिया तो वो खुद को रोक नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने जब माया के घर बाबूजी को भेजा तो बाबूजी को 2 महीने से पहले फ़ोन ही नहीं किया।
अब 2 महीने बीत जाने के बाद मिस्टर प्रसाद ने आखिरकार हिम्मत करके अपनी बहन को फ़ोन लगाया। फ़ोन माया के पति सुरेश ने उठाया और उनकी कुशलता जानने के बाद प्रसाद जी ने कहा, मैं अगले रविवार आ रहा हूँ, बाबूजी से कहिए तैयार रहें। भाई साहब, आपको माया ने बताया नहीं क्या? बाबूजी तो कब के चले गए। सुरेश ने कहा। चले गए? कहाँ? उन्हें लगा कि बिन बताए बाबूजी कहाँ जा सकते हैं। उन्होंने चोर नज़रों से अपनी पत्नी की तरफ देखा और उनकी पत्नी टीवी देखने में बहुत मशगूल थी। उन्होंने धीमी आवाज़ से पूछा कि बाबूजी कहाँ चले गए? अपने घर जौरा, मैं खुद ही तो छोड़कर आया था। शायद बाबूजी ने बताने से मना किया होगा, इसलिए माया ने आपको बताया नहीं। ये सुनकर प्रसाद जी कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए। अच्छा भाई साहब, आप ज़्यादा परेशान ना हो, ये तो पुराने लोग हैं, दूसरी जगह एडजस्ट नहीं कर पाते, उन्हें अपना ही घर अच्छा लगता है। ऐसा कहकर सुरेश ने फ़ोन रख दिया। इसके बाद प्रसाद जी रात भर नहीं सो सके। पता नहीं कैसे कैसे विचार उन्हें आते रहे। मुश्किल तो ये थी कि अपनी परेशानी वो किसी के साथ भी नहीं बांट सकते थे, और अगर बांटते पत्नी के साथ तो पत्नी फट से कह देती कि हमने तो 6 महीने बाबूजी को रख लिया, आपकी बहन से 2 महीने भी नहीं झेला गया। दूसरे दिन प्रसाद जी ने दफ्तर जाते ही अपनी बहन माया को फ़ोन लगाया। उस समय सुरेश भी घर पर नहीं था, तो माया को उल्हाना नहीं मिलती या कोई ताने नहीं मिलते। तो प्रसाद जी ने माया से पूछा कि बाबूजी कैसे चले गए। माया ने कहा, भाई साहब, आप कुछ मेरी भी तो मजबूरी का अंदाज़ा लगाइए। वो तो 8वें दिन से ही जाने की रट लगा रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें 15 दिन रोका, आप जानते भी हैं। और फिर वो अकेले ही चले गए। बोले, भोपाल कौन सा दूर है, बस मुझे बस में बिठा दो और फ़ोन कर देना, कोई ना कोई मुझे उतार लेगा। मैंने बहुत मना किया भाई साहब, पर वो बिल्कुल नहीं माने। मिस्टर प्रसाद ने पूछा, तो क्या तुमने उन्हें असली बात बता दी? माया बोली, असली बात तो मुझे बतानी ही पड़ी भैया, कि बच्चों की परीक्षा होने तक उन्हें यहीं रहना था। तो तुमने उन्हें यह भी बता दिया होगा कि मैंने ही तुमसे कहा था। प्रसाद जी बोले, भाई साहब, यह तो मैं कभी नहीं बताती, पर उन्होंने खुद ही अंदाज़ा लगा लिया। और उसके बाद तो वो पल भर भी यहाँ नहीं रुके। बोले, ईश्वर की कृपा से अभी मेरा घर सलामत है और फिर मुझे वहीं पहुँचा दो। बस उन्होंने जाने की ज़िद पकड़ ली। फिर ये उन्हें खुद ही जाकर वहाँ गांव छोड़ आए, ज़रूरी व्यवस्थाएं भी कराए थे। इसके बाद कहने को कुछ नहीं था। चुपचाप रिसीवर रख दिया गया और प्रसाद जी उस घड़ी को कोसते रहे जब उन्होंने माया के साथ बाबूजी को भेजा था। ये थी आज की कहानी। ये कहानी पार्ट 1 है। दूसरे पार्ट का ज़रूर वेट कीजिएगा और देखेंगे किस तरह बूढ़े पिता हम जवान बच्चों की आंखों में या प्रसाद जी की आंखों में, उनकी पत्नी की आंखों में, उनके बच्चों की आंखों में अझेल हो गए थे। आखिरकार क्या अंत हुआ, क्या समाधान निकला उस बूढ़े पिता का जिन्होंने किसी वक्त प्रसाद जी को उंगली पकड़ के चलना सिखाया होगा या यहाँ तक पहुँचाया होगा जहाँ आज प्रसाद जी थे। कल आपसे फिर से मिलूँगी इसी कहानी के दूसरे पार्ट के साथ। तब तक देखते रहिए और कुछ भी आप कहना चाहें, बेशक आलोचना ज़रूर कीजिए। मुझे सुधरने का या इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। धन्यवाद।